डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सरकार ने बजट सत्र के तारीखों का किया ऐलान। संसद के बजट सत्र की अहम तारीखों को मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी बजट। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, परीक्षा को निरस्त करने का दिया आदेश। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को निरस्त करने का दिया आदेश। यूपी प्रदेश में टल सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, आरक्षण की वजह से आ सकती है बाधा। पिछड़ा वर्ग आयोग का ना हो सका है गठन। झारखंड के साहिबगंज में अवैध खनन को लेकर एक्शन मोड में सीबीआई। अवैध खनन की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम। 100 करोड़ के अवैध खनन का हुआ खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पीएम मोदी को लेकर दिया बयान। मोदी पर ट्रंप के बयान पर कांग्रेस का एआई वीडियो लिखा। ट्रंप, सर मे आई सी यू प्लीज। राहुल बोले, इंदिरा ने अमेरिका को झुकाया था। उत्तर भारत में ठंड का कहर, दिल्ली से एमपी तक 9 राज्यों में गलाने वाली ठंड, कोहरा भी ढाएगा कहर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने संसद के बजट सत्र की अहम तारीखों को मंजूरी दे दी है। संसद कैलेंडर के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी। हाल ही के वर्षों में ये पहला मौका होगा जब यूनियन बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक संसद के बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति के संयुक्त सत्र में अभिभाषण से होगी। इसके अगले दिन यानी 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया जाएगा, जो बजट से पहले देश की आर्थिक स्थिति की तस्वीर सामने रखता है। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करना सरकार का संकल्प है और इनमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निष्पक्ष, त्वरित और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे जरूरतमंदों को भरोसा दिलाते हुए सीएम ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा और सरकार इलाज के लिए पूरी आर्थिक सहायता देगी। राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में गौसेवा की और गौवंश को गुड़ खिलाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से मुलाकात कर उन्हें आशीर्वाद और चॉकलेट भी दी। उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग द्वारा 1 दिवसीय मौन पालन परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को मौन पालन के जरिए आय वृद्धि, आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि उद्यान विभाग की मेहनत से उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य बन चुका है। उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ के नाम से यूपी के शहद को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रही है। मंत्री ने विपक्ष पर केवल राजनीतिक लाभ के लिए सरकार को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को प्रदेश सरकार ने निरस्त कर दिया। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के सहायक महबूब अली ने गोपनीय एसटीएफ की पेपर लीक किए थे। जांच में परीक्षा की शुचिता भंग करने के पुख्ता साक्ष्य मिले, जिसके बाद सीएम योगी ने परीक्षा निरस्त करने और इसे दोबारा आयोजन कराने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने के संकेत मिल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह अब तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना है, जिससे आरक्षण की प्रक्रिया तय नहीं हो पा रही है। हालांकि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि पंचायत चुनाव तय समय पर अप्रैल मई में ही कराए जाएंगे।
पंचायती राज विभाग की ओर से 6 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए करीब 20.69% और अनुसूचित जनजाति के लिए 0.56% सीटें आरक्षित रहेंगी। ओबीसी आबादी का आंकड़ा जनगणना में शामिल नहीं होने के कारण 2015 के रैपिड सर्वे को आधार माना गया है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी आबादी 53.33% बताई गई थी। नियमों के अनुसार किसी भी स्थिति में ओबीसी के लिए पंचायत चुनाव में आरक्षण 27% से अधिक नहीं हो सकता। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में साधु संतों के साथ साथ दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु साधु संत के सानिध्य में रहकर सनातन धर्म की गहराई और इसकी परंपराओं के बारे में जानकारी ले रहा है। सनातन धर्म की यही विशेषता है कि ये केवल देशवासियों को ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी कड़ी में इटली से आए एक पिता और उनकी बेटी कुंभ के बाद अब माघ मेले में पहुंचे। दोनों एक संत के पास बैठे और उनसे सनातन धर्म से जुड़ी कई बारीक यौगिक और आध्यात्मिक जानकारियां प्राप्त कर इटली से आए हैं। लुकेजिया अपने पिता के साथ माघ मेले में लगे मेले में पहुंची थी। वे अलग अलग साधु संतों के शिविरों में जाकर उनसे मिल रही थी, प्रश्न पूछ रही थी और सनातन धर्म की विविधताओं को समझ रही थी। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में दिगंबर अखाड़ा, बड़ी छावनी, परशुराम कुंड के बाहुबली बाबा पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। वो माघ मेला को ऐसा सशक्त मंच मानते हैं जहां समाज के हर वर्ग, हर उम्र और हर क्षेत्र से लोग एक साथ जुटते हैं। उनके अनुसार यही वह सबसे उपयुक्त अवसर है जब प्रकृति, पेड़ पौधों और पर्यावरण के महत्व का संदेश सीधे जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। बाहुबली बाबा पिछले लगभग 10 वर्षों से साइकिल यात्राओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। विशेष बात यह है कि वो लंबी दूरी तक नंगे पांव चलते हुए और साइकिल भी नंगे पांव चलाकर लोगों को जागरूक करते हैं। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश का निधन हो गया है। उनकी उम्र केवल 49 साल की थी। अग्निवेश वेदांता समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड TSPL के बोर्ड में शामिल थे। अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में जारी जानकारी दी कि अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे। उन्हें इलाज के लिए माउंट सिनाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। अनिल अग्रवाल ने एक्स पर पोस्ट कर बेटे के निधन की जानकारी दी। एक भावुक पोस्ट में बेटे के निधन को जीवन का सबसे अंधकारमय दिन बताया। उन्होंने लिखा कि वो अपने बेटे से किए हुए वादे को निभाते हुए अपनी कमाई का 75% समाज को लौटाएंगे। बरेली जनपद के थाना भुत्ता पुलिस ने इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में मोहम्मद नबी, फरमान, मोहम्मद अकरम और आरिफ शामिल हैं। ये आरोपी मोबाइल फोन के जरिए खुद को नामी बीमा कंपनियों का एजेंट बताकर लोगों को बोनस या अतिरिक्त लाभ का लालच देते थे और उनसे ऑनलाइन पैसे ठगते थे। पुलिस ने केसरपुर साप्ताहिक बाजार के खाली मैदान से चारों को उस समय गिरफ्तार किया जब वो एक स्विफ्ट कार में बैठकर ठगी की योजना को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट, 5 ATM कार्ड, 1 पैन कार्ड, 4 चालान स्लिप, 1 विजिटिंग कार्ड और 54,000 रुपए नकद बरामद किए गए। हमीरपुर जिले में शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बीच राट नगर पालिका की गौशाला का उपजिलाधिकारी अभिमन्यु कुमार ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान SDM के साथ क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने गौशाला में गौवंशों को गुड़ और अजवाइन खिलाकर ठंड से बचाव के इंतजामों का जायजा लिया। साथ ही गौशाला में तैनात कर्मचारियों, सड़क किनारे बसे निराश्रित परिवारों व जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए गए। उपजिलाधिकारी ने गौशाला में अलाव, पर्याप्त भूसा, स्वच्छ पेयजल एवं पशु चिकित्सा सुविधाओं को नियमित बनाए रखने के सख्त निर्देश भी दिए। बरेली बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक
चुनाव 2026 के सभी परिणाम औपचारिक रूप से घोषित कर दिए गए हैं। चुनाव को लेकर अधिवक्ता समाज में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मतदान से लेकर मतगणना तक बार परिसर पूरी तरह चुनावी माहौल में डूबा रहा। कई पदों पर मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटे का रहा। अध्यक्ष पद पर निवर्तमान अध्यक्ष मनोज हरित ने एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित करते हुए जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ज्वाला प्रसाद गंगवार को 123 वोटों से पराजित कर लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद हासिल किया। मनोज हरित की जीत को युवा और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के व्यापक समर्थन का परिणाम माना जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सक्रियता, निरंतर जनसंपर्क और विकासोन्मुख एजेंडे ने उन्हें स्पष्ट बढ़त दिलाई। बांदा न्यायालय ने 6 वर्षीय मासूम के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाकर एक सख्त और ऐतिहासिक फैसला दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसकी सांसें न टूट जाएं। ये जघन्य वारदात विगत वर्ष नरैनी के कालिंजर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी, जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया था। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महज 56 दिनों में सुनवाई पूरी कर मौत की सजा सुनाई है। अदालत में सामने आया कि मासूम बच्ची के शरीर पर 18 गंभीर चोटें थीं और आरोपी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। बच्ची के सीने और गाल पर काटने के निशान थे। हाथ तोड़ा गया और जीभ काटकर नाली में फेंक दी गई थी। मासूम का अब तक 4 बार ऑपरेशन हो चुका है। वहीं अदालत के इस फैसले को न्याय और इंसानियत की बड़ी जीत माना जा रहा है। कबरई थाना क्षेत्र के रमकुंडा पहाड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक वांछित युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वर्षों से बंद पड़े पहाड़ में शव मिलने की सूचना से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान अशोक के रूप में हुई है, जो दलित नाबालिग किशोरी को भगा ले जाने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। खन्ना थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी थी और आरोपी की तलाश जारी थी। अचानक पहाड़ में उसका शव मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। रात्रि गश्त के दौरान अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और एक संदिग्ध अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल आरोपी को मौके पर ही काबू में लेकर उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बांदा जनपद के ऐतिहासिक राइफल क्लब खेल मैदान की विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नीलामी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया है। सपाइयों का कहना है कि इस खेल मैदान पर बांदा के माफिया और प्राधिकरण की नजर है, जो जनहित के खिलाफ है। ये वही मैदान है जहां हॉकी के जादूगर समेत कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया है। इतना ही नहीं, जनपद की कई बड़ी राजनीतिक और सामाजिक रैलियों की शुरुआत भी इसी मैदान से होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि मैदान की नीलामी हुई तो खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिताओं में भारी परेशानी होगी। साथ ही चुनावी रैलियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी असर पड़ेगा। इसी को लेकर आज सपाइयों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए नीलामी रोकने की मांग की और चेतावनी दी कि मांग न मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बिजनौर से मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। वायरल वीडियो में कुछ दबंग युवक एक युवक को थप्पड़ों और जूतों से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि पिटाई के दौरान युवक के साथ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाज में भाईचारे और एकता की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे कृत्य उन प्रयासों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ये पूरी घटना बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र की बताई जा रही है। फिलहाल वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई की मांग उठने लगी है। हरदोई जनपद में महिला सम्मान को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां हरपालपुर क्षेत्र में एक पुलिस उपाधीक्षक का महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हैरानी की बात यह है कि घटना के समय महिला पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थी। ये मामला उसी समय सामने आया जब उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जनपद में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही थी।
वायरल वीडियो को लेकर महिला सम्मान, महिला पुलिस और पूरे पुलिस विभाग की गरिमा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो सार्वजनिक होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होना प्रशासन की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। मामले को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम पांडे ने तत्काल संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारी पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान कोई नारा नहीं बल्कि महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है। पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी का सफल खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों शहर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर सागर हाईवे स्थित बंसल ग्रुप के कैंप कार्यालय में गैस कटर से लॉकर काटकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदात के बाद आरोपी मामा भांजे मौके से फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से 21 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामला का खुलासा किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। मैनपुरी जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित देवी रोड बाईपास पर भैंस चोरों की दुस्साहसिक वारदात सामने आई है। पीड़ित धनीराम पाल के मुताबिक रात में तंबू में सोते समय 3 अज्ञात बदमाशों ने उनके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूसकर कनपट्टी पर तमंचा रख धमकी दी। इसके बाद आरोपी दोनों भैंसों को खोलकर पिकअप वाहन में लादने लगे, जिसमें से एक भैंस चोर ले जाने में सफल रहे। पीड़ित ने बताया कि कुछ दिन पहले भी यही बदमाश चोरी की कोशिश कर चुके थे और पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना से पहले धनीराम ने सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए थे, फिर भी चोरी नहीं रुक सकी। वहीं पास में रहने वाले ग्रामीण अजीत ने बताया कि इन्हीं चोरों ने उनकी भैंसें चुराने की भी कोशिश की थी। फिलहाल क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीण दहशत का माहौल बना हुआ है। शहर कोतवाली क्षेत्र के हरिदर्शन नगर में कोचिंग सेंटर के बाहर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। आरोप है कि ये युवक कोचिंग के बाहर छात्राओं से छीटाकसी और छेड़छाड़ करते थे। इतना ही नहीं, सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें का माहौल खराब किया जा रहा था। कुछ दिन पहले हुड़दंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। क्षेत्र में इस कार्रवाई के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। पीलीभीत पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को डीआईजी एसपी अभिषेक यादव ने भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था के प्रभावी संचालन की अहम जानकारी दी। इस दौरान कार्यक्रमों, त्योहारों और आपात स्थितियों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारियों पर विशेष जोर दिया गया। डीआईजी एसपी ने व्यावहारिक उदाहरणों के जरिए भीड़ नियंत्रण, यातायात डायवर्जन और सुचारू व्यवस्था के तरीके समझाए। साथ ही सीसीटीवी और अन्य तकनीकी माध्यमों से प्रभावी मॉनिटरिंग पर भी प्रकाश डाला गया। मानव श्रृंखला बनाकर अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। प्रशिक्षण सत्र के सहायक पुलिस अधीक्षक सदर नताशा गोयल सहित अन्य क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने रिक्रूट आरक्षियों से सीख को फील्ड में प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों ठंड की चपेट में है। हाड़ कपा देने वाली ठंड और कोहरे के साथ ही शीतलहर में लोगों का बुरा हाल है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में भीषण सर्दी दर्ज की गई। गुरुवार को भी सर्दी का और कोहरे से राहत मिलने वाली नहीं है। दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत 6 राज्यों के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। ठंड और कोहरे से राहत मिलती नहीं दिख रही है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।